ठीक है, ये आज आपका जो लेक्चर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। तो मैं आपको पहले शुरुआती दौर से बताता हूँ। देखिए, ये कोर्स नंबर है आपका DEE 305। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए जो बेसिकली असेसमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ। लास्ट ईयर भी आप ड्राइंग पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए जो आपका एक पार्ट है CT1, ये आपका 40 मार्क्स का है। CT2 ये 40 मार्क्स का है, और ये आपका DHA प्लस CA ये आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, और जो शीट बनाते हैं आप क्लास में वो आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, और अटेंडेंस जो है आपकी वो इसमें 20 मार्क्स की है। तो देखिए इसमें भी असेसमेंट होगा। जो CT1 CT2 DHA प्लस CA में ये वेस्ट ऑफ 2 इसको पड़ेगा। कोई भी वेस्ट ऑफ 2 जो अच्छे होंगे मार्क्स वो आपके मशीन रीड करेगी। तो ये आपका हो गया 80, और 50 हो गए आपके शीट के, और 20 अटेंडेंस के आपके। तो इस तरीके से जो इंटरनल असेसमेंट है वो 150 का होगा। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको सिस्टम ये है, आपके इसी तरीके से जो मार्क्स अवॉर्डेड हैं वो किए जाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट, अभी आपको एक मैंने एक वो दे दिया था DHA। कई लोगों का ये था कि क्लास नहीं हुई है, तो मैं उसमें कोई क्लास की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ मैं है उसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल सिंबल आपको दिए गए थे, उसकी आज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। आज के बाद आपका DHA में जो भी कल भेजेंगे वो एब्सेंट माने जाएंगे, और 5 में से उनका 0 नंबर हो जाएगा। जितने भी लोग हैं आज भेज दें, और आप अपने कैप्टन के संपर्क में रहेंगे। ये नहीं कि टीचर ही आपसे जो बात करेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? मैसेज लिखने की बजाय अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। क्लियर? तो कुछ सिंबल हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, कहीं पे था एक वायरिंग का जनरल सिंबल, ये था वायरिंग। ठीक है, एक है वायरिंग ऑन दी सरफेस। वायरिंग ऑन दी सरफेस ये है कि जब बिल्डिंग बनती है और उसके अंदर जब पाइप डाले जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कंड्यूट वायरिंग। क्लियर? तो ये सरफेस के अंदर हो गई। जब वायरिंग में यानी आपके सरफेस के बाहर चलाया जाता है पाइप, तो उसको कहते हैं आपके वायरिंग ऑन दी सरफेस। क्लियर? अब हमने एक बनाया था सिंबल सॉकेट। ये रहा सॉकेट का सिंबल। अगर आप ऐसे भी बना देंगे तो दोनों तरीके से सही है। सॉकेट 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का मतलब है सॉकेट वो चीज है कि आपने घर में या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक बोर्ड पे देखा होगा कि उसमें होल बने रहते हैं, 6 होल, 3 ऊपर नीचे करके बनाए जाते हैं सिंपल 5 एम्पियर के लिए। तो ये है आपका सॉकेट, जिसमें होल होते हैं उसको कहते हैं आप सॉकेट। ठीक है, फिर हमने दिया एक, इसको ही बदल देते हैं। ये नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 लाइन कर देते हैं और फिर एक ऐसा कर देते हैं, फिर लिख देते हैं 15 एम्पियर सॉकेट। अब देखिए 15 एम्पियर सॉकेट जो है वो
हैवी अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, जैसे आपका गीजर है, वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, इस तरह की चीजों के लिए 15 एम्पियर के सॉकेट यूज करे जा सकते हैं। अगर आप 5 एम्पियर पे यूज करेंगे तो थोड़े दिन बाद आपकी वायरिंग उसके अंदर की जल जाएगी और आपका सॉकेट खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब उसके अंदर जो इंसर्ट किया जाता है उसको कहते हैं प्लग, जो होल वाला हिस्सा है वो कहलाता है सॉकेट। नेक्स्ट देखिए, एक डायग्राम कुछ ऐसा बना है, 5 एम्पियर सॉकेट विद स्विच। तो इसमें क्या है कि सॉकेट के साथ एक स्विच भी अटैच है, जब स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तभी आपका सॉकेट चलेगा। तो ये चीज हो गया। 15 एम्पियर में भी ऐसा होता है। ठीक है, कुछ कुछ 2 वे स्विच, देखिए 2 वे स्विच कुछ इस तरीके का है। ये देखिए 2 वे स्विच हमेशा स्टेयरकेस वायरिंग में यूज करते हैं, सीढ़ी में वायरिंग में। आपने अगर नीचे से स्विच को ऑन किया और रूफ पे जाके आप अपने छत पे उसको ऑफ कर सकते हैं। क्लियर? या कहीं आप बाहर से आप अपने ड्राइंग रूम की लाइट जलाना चाहते हैं तो आप बरामदे के बाहर से ऑन करेंगे और अंदर आके आप उसको ऑफ कर लेंगे। इसमें इस तरह के स्विच को कहते हैं 2 वे स्विच। ज्यादातर जो यूज होते हैं आपके स्टेयरकेस, सीढ़ी वाली वायरिंग में यूज होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच, ये जो इंटरमीडिएट स्विच है इसमें ये जो है कॉरिडोर वायरिंग में यूज करते हैं। देखिए इसका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए ये स्ट्रिप चिपकी हुई है और ये गैप है, ये देखिए। ठीक है, जब एक पोजीशन है तो ये है, दूसरी पोजीशन में अगर स्विच को फिर चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा कंडीशन, ये वाली मिल जाएगी और ये वाली डॉट डॉट हो जाएगी। फिर बदलते हैं तो ये डार्क हो जाएगी और ये डॉट कहलाएगी। तो ये आपका इंटरमीडिएट स्विच है। ठीक है, अब एक लैंप, जनरल लैंप की बात कर रहा हूं। लैंप चाहे CFL हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है। तो लैंप का जनरल सिंबल है लैंप, ऐसे बना दीजिए। अगर हम कहते हैं ब्रैकेट लैंप, कि ब्रैकेट का लैंप है कि दीवार पे लगा हुआ लैंप, तो क्या है इस तरीके से आप ये बना दीजिए। तो ये क्या है, ब्रैकेट लैंप कहलाएगा। अगर आप कहें कि लैंप माउंटेड ऑन द सीलिंग, ऊपर से मान लीजिए कि लैंप लटक रहा है रूफ से, तो उसकी चेंजिंग ये हो जाएगी। ये हो गया, क्लियर हो गया? ये एक वॉल का हिस्सा दिखाया गया है। अगर ऊपर की तरफ है तो लैंप ने लटकता हुआ, ये है तो ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ये सिंबल है प्रोजेक्टर का। सिंपल जानते, प्रोजेक्टर एक फोकसिंग करी जा रही है तो ये प्रोजेक्टर है। ठीक है, दूसरा ये देखिए ए क्रॉस और ये एरो के डायरेक्शन सामने। ठीक है, तो ये है, दिस इज ए स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट अब आपने कहीं देखा होगा, प्ले कर रहे हैं कहीं आपका स्टेज पे, तो कहीं किसी भी पर्टिकुलर पे फोकस करते हैं तो इस तरीके से गोल गोल एक लाइट सी आप उस पर फोकस कर देते हैं, तो ये कहलाता है स्पॉटलाइट। या सर्कस में कभी आपने देखा होगा किसी पॉइंट पे किसी चीज को फोकस करना है तो वो कहलाता है स्पॉटलाइट। ठीक है, इसके बाद फ्लड लाइट। फ्लड लाइट, इसमें चेंज क्या है कि एरो के डायरेक्शन स्प्रेड हो रहा है, फैले हुए एरो जो है फैल गए हैं। ये स्टेडियम वगैरह में यूज होते हैं फ्लड लाइट। क्लियर? फिर है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का जनरल सिंबल ये बनाया जा सकता है। ट्यूबलाइट को कभी भी आपको रॉड के नाम से नहीं बोलना है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज जो होती है उसको फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट कहते हैं। ठीक है, या सिंपली ट्यूबलाइट। अक्सर लोग ये कहते हैं कि रॉड खराब हो गई। रॉड बिल्कुल भी गलत शब्द है। रॉड एक बार हो सकती है, तो रॉड को नहीं बोलना आपको।
क्लियर? सीलिंग फैन, पंखे को कहते हैं। सीलिंग फैन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए, ऐसे बना सकते हो और ऐसे भी बनाया जा सकता है। क्लियर? अगर हम कह रहे हैं कि ब्रैकेट फैन है तो ब्रैकेट फैन को ये करिए, ये कर दीजिए और इस तरीके से लाइन कर दीजिए। ये दीवार पे लगने वाला पंखा और ये सीलिंग फैन, छत पे लगने वाला पंखा। आप एग्जॉस्ट फैन जानते ही हैं। आप एग्जॉस्ट फैन में ये फैन बना दिए और एक बड़ा सा ये सर्किल बना दिए, ये एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट फैन आपने किचन या फैक्ट्रीज वगैरह में देखा होगा, गर्म हवा निकलने के लिए होता है। ये तो सिंपल एग्जॉस्ट फैन का है। हीटर, हीटर का सिंबल ये इस तरीके से है, एक तार निकला रहता है। अगर ये दोनों तरफ तार नहीं निकालना है, तार आपका एक ही तरफ से दिखाया जाएगा, तो ये चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से, ये करेक्ट पोजीशन। ये दोनों तरफ से निकालने वाली पोजीशन गलत है। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, ये डार्क कर दीजिए। तो फ्यूज बोर्ड होते हैं, ये कोई विदाउट स्विच है, ठीक है। और दूसरा है विथ स्विच के साथ है, तो इसको आधा डार्क कर दीजिए और आधा ये कर दीजिए। क्लियर हो गया? कुछ मैंने दो बेल बनाई थी, देखिए बेल, घंटी जिसे कहते हैं, और इसके अपोजिट में ये बनाया था बजर। दिस इज ए बेल और ये है बजर। देखिए, बेल जो होती है उसकी आवाज स्वीट होती है, सुनने में कान को अच्छी लगेगी, मीठी। बजर होता है, उसकी थोड़ी सी आवाज क्रश टाइप की आवाज होती है, जो कि सुनने में भद्दी सी लगती है। तो दोनों में फर्क ये है। क्लियर हो गया? अब रेक्टिफायर, मेरा रेक्टिफायर को पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। इसका काम है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एक डिवाइस है। रेक्टिफायर और पीएन जंक्शन डायोड एक ही बात है। अब देखिए, एक जगह मेरे से थोड़ी ये गलती हुई थी। ये जो एलईडी का जो है, ये इसको सिंबल कर लीजिए, एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ। ये एलईडी, ये सही, ये ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि एक वोल्ट मीटर बनाइए जो कि एसी पे काम करता है, एसी। तो देखिए, वोल्ट मीटर ये लिया आपने और इसमें एसी का सिंबल डाल दिया, तो ये वोल्ट मीटर एसी के लिए आएगा। कोई क्या है, वोल्ट मीटर डीसी के लिए चाहिए, तो ये कर दिया। कोई क्या है कि वोल्ट मीटर एसी और डीसी के लिए चाहिए, तो दोनों सिंबल डाल दिया। तो अब आपसे मैंने पूछा, भाई अमीटर बनाओ जो कि एसी पे काम करता है। आप कहोगे कि सर ने सिंबल तो बनवाया नहीं है, तो आपको क्या करना है, ए लिख दो और एसी का ये डाल दो, तो ये एम्पियर के लिए बन गया। पेंडेंट स्विच, पेंडेंट स्विच का मतलब होता है लटकता हुआ स्विच, ठीक है। अगर आपका कोई स्विच उससे लटक रहा है, बेड पे है, अलग से बोर्ड के साथ नहीं है, तो उसको कहते हैं पेंडेंट स्विच। अगर इसमें एल कर दें तो ये हो जाएगा पेंडेंट लाइट। पेंडेंट का मतलब ऊपर से नीचे की जो लाइट का लैंप है वो पेंडेंट, जो गले में लेडीज पहनती है उसको भी पेंडेंट बोला जाता है। पेंडेंट का मतलब लटकता हुआ, तो पेंडेंट स्विच, ठीक है। इसके बाद वाटर टाइट लाइट फिटिंग, ये भी मैंने एक बनवाया है, ठीक है। ये फाउंटेन वगैरह में आपने देखा होगा कि इस तरह की फिटिंग करी जाती है कि बिल्कुल वाटर टाइट। आपने देखा होगा कि एक लैंप भी पानी के अंदर जल रहा है और कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। इस तरह की वायरिंग के लिए को कहते हैं वाटर टाइट लाइट फिटिंग, ठीक है। एक चेंज करिए जो कि ये है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, जो कि इसमें गलत बना हुआ है। देखिए, ये जो है मैंने एक बनवाया था, इसको कहते हैं आइसोलेटर, जबकि इस जगह लिखा है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर को काट लीजिएगा और इस शब्द को सही लिखेगा।
आइसोलेटर। आइसोलेटर वह स्विच है, समझिए, जो कि 1 kV तक के लिए ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। घर में आप देख रहे हैं केवल 220 या 440 वोल्ट के अलग स्विच हैं, लेकिन जहां 1000 वोल्ट आ रहा है उसके हैवी स्विच होंगे, उसको कहते हैं आइसोलेटर, जो कि 1000 वोल्ट के स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए करते हैं, वो आइसोलेटर कहलाते हैं। चेंज ओवर स्विच, ठीक है, ये चेंज ओवर स्विच है। ये इसमें एक बॉक्स होता है, इसमें एक हैंडल लगा होता है जो कि 3 डायरेक्शन में घूम सकता है। जैसे आपका जनरेटर चल रहा है, लाइट आ जाएगी तो आपको पता चलने के बाद उस हैंडल को आप डायरेक्ट सप्लाई पे ले सकते हैं, तो वहां पर चेंज ओवर स्विच लगाया जाता है। क्लियर? अब एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर इसको kWh से शो करते हैं, किलोवाट आवर इसकी यूनिट है। 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट के लिए तार निकाले गए। ये आपके घरों के बाहर एक मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगाता है, और जो कि जहां से आपकी रीडिंग किलोवाट आवर में पड़ रही, 1 घंटे में कितना आपका कंज्यूम है, वो आपको कितने वाट है इसको पढ़ा जाता है। तो ये इसको किलोवाट आवर या एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर में 2 लाइन सेम करिए, ये कैपेसिटर हो गया। अगर आपने इस तरीके से बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेल या सप्लाई डीसी के लिए। तो दोनों लाइन कैपेसिटर के लिए बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें हम एरो लगा दें तो ये वेरिएबल हो जाएगा, यानी कैपेसिटर की वैल्यू बदली जा सकती है। अगर ये सिंपल है तो मतलब फिक्स है। अगर ये 30, मान लिए कि ये 32 माइक्रोफैरेड का ही है, अगर हम इसमें ये लगा दें तो ये 1 से लेके 32 माइक्रोफैरेड तक वेरी करेगा। क्लियर? तो ये आपको कुछ सिंबल बताए गए थे जो कि समझा दिए मैंने, और ये भी जो इस तरीके का होता है। एक और बना लिए मैंने, ये एक बनाना छूट गया था, ये इसको डार्क कर लीजिए, और एक ये निकाल दिए, इसको कहते हैं प्लग, PL, ठीक है। और एक सिंबल है आपका SCR, ये जो है ये 3 टर्मिनल की डिवाइस है, इसमें 3 टांग होती हैं, 3 तार होंगे नीचे लेग पे। तो SCR पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये मोटर, ये आप बाकी 3rd ईयर में पढ़ेंगे। एक डिवाइस है छोटी सी जो कि किसी कंट्रोलिंग के, जैसे मशीन की कंट्रोलिंग करनी है उसके काम आती है। तो इसका नाम ही है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन का बना हुआ है। ये A शो कर रहा है एनोड को, K कैथोड को, और G आपका गेट कहते हैं। G का मतलब गेट, इसको कहते हैं SCR। तो ये जो आपका सिंबल का जो पहला था, जिसको कि मैंने DHA के रूप में दिया था, वो आपको बता दिया। यहां पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है। बताइए, कोई चीज क्लियर नहीं? सर कितने सिंबल बनाने थे? हाँ जी सर, सिंबल कितने बनाने हैं DHA में? कितने बनाने हैं? जी सर। मेरे को आज केवल 20 जमा कर दीजिए। बार बार कह रहा हूं, पेन का यूज नहीं करना है, फ्री हैंड नहीं बनाने हैं, बहुत ही अच्छे। और 2-2 बार मेल मत करिए। और मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, आप मेरे को फोन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से डायरेक्ट, किसी भी प्रकार की क्लास में या कोई दिक्कत आ रही तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर हो गया? जी सर। चलिए सर, सबमिट कहाँ पे करने हैं? जी, सबमिट कहाँ पे करने हैं? हाँ, अब देखिए, जो आज का जो ये वाला जो है सिंबल का, ये मैंने दिए थे 1 तारीख को, और 8 तारीख को आपको जमा करने की लास्ट डेट है। तो आज जमा कर दीजिएगा। आप अगर आधे घंटे या 40 मिनट बैठेंगे तो जमा कर सकते हैं आप।
जिसको नहीं भी पता है कैप्टन के संपर्क में बराबर रहिए। आपका नंबर ठीक है सर, इतनी बात क्लियर? सर ईमेल आईडी सब भेज दी गई है, फिर भी देख लीजिए आप, लिख रहा हूं बोर्ड पे, नोट कर लीजिए। फोन नंबर लिख देना सर। ये E2 बैच के लिए है, ठीक है। E1 के लिए नोट करिए। क्लियर? और आपका जो कैप्टन है, जो मैंने बनाए ललित त्यागी के संपर्क में रहे E2 बैच वाले, ठीक है। गर्ल्स में तान्या वशिष्ठ हैं, सूरत प्यारी हैं, इनके कांटेक्ट में रहें। प्रेम गुप्ता हैं, ठीक है, राहुल हैं, ये आपके E2 बैच के हैं। तो ये मेल आपको लिख दिया है, E1 वालों को इस पे भेजना है। सर E2 का कैप्टन कौन है सर? जी E2 का थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है सर। E2 का कैप्टन, E2 का प्रेम गुप्ता। और सर E1 का? E1 को ललित त्यागी। जी सर, सेकेंड वाली आईडी E1 पे भेजें। हाँ ललित त्यागी। हाँ, ठीक है ना। थैंक यू सर। अब देखिए, बड़े इत्मीनान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये आईसीटी वाले कहाँ सबमिट करें? देखो सर आईसीटी के स्टूडेंट्स का E2 बैच, और ये जो है एंड गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए भी है 2। ये पी शिव प्रसाद यानी मेरे लिए हो रही है। E2 बैच और गर्ल्स देंगी मेरे को, और E1 बैच श्री मेहर कुमार को जमा करेंगे। क्लियर? सर आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए। हाँ, भेज दूंगा आप, ठीक है। अब आप देखिए, आपका नेक्स्ट ये पढ़ भी चुके हैं, एक है फाउंडेशन बोल्ट। देखिए आपने ये पढ़ चुके हैं, रैग बोल्ट, लीस बोल्ट, लूप बोल्ट। तो देखिए फाउंडेशन बोल्ट वहां यूज करे जाते हैं जहां पर भी किसी भी मशीन को फाउंडेशन करना होता है। इसका क्या होता है कि ज्यादातर जो पार्ट है, इस तरह का डिजाइन होता है, ये ग्राउंड के अंदर रहता है, बाकी ऊपर क्या रहते हैं, नट एंड बोल्ट। क्लियर? जैसे आप देखिए कि फ्लोर मिल, आटा चक्की जिसे कहते हैं, आटा चक्की देखी होगी सबने। तो देखिए, अगर आप फ्लोर मिल बेस पे खड़ी रहती है और 4 नट बोल्ट से कसी रहती है। क्लियर? अगर हम उसको बेस पे ऐसे रख देंगे तो वो इतनी वाइब्रेट करेगी जग से कि वो गिर पड़ेगी। तो इसलिए मशीनों का फाउंडेशन, या आपके ट्रांसमिशन लाइन है हैवी, ये भी सब फाउंडेशन किए जाते हैं ग्राउंड बोर्ड पे। तो अब देखिए, जो एक है आपका, देखिए मैं एक आपको बता रहा हूं, जैसे हम पूछते हैं कि फ्री हैंड बनाइए। फ्री हैंड का मतलब होता है कि आपको स्केल भी नहीं यूज करना है, पेंसिल और रबड़ आपके हाथ में होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया कि इसको शुरू किया यूं बनाना। देखिए, ये ऐसे लीजिए, ये ऐसे बनाइए, और ये मैंने क्या बना दिया आपका, ये ऊपर का जो है हेड बना दिया। देखिए ये, अब देखिए इसको बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ये D/2 होना चाहिए, D/2 और ये D। अब देखिए ये देखने में तीनों बराबर नहीं लगे, ये गलत है। थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए, छोटे फ्री हैंड का अंदाज की बात हो रही है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो है बेस इस तरीके से ले जाइए, ये ले जाइए,
ये करने के बाद ये अब देखिए ये जो है सीधे यहां करिए और सीधे यहां ले, सॉरी गलत हो गया, ये यहां कर दिया। ये जो देखिए ये जो टुकड़ा है ये वाशर है, ये बिगाड़ दीजिए, ये वाशर है और ये इसका हेड है जो कि निकला रहता है बाहर की तरफ ताकि नट को आप लगा सकें। और इसमें ये थ्रेड का कन्वेंशन डाल दीजिए, चूड़ी। यहां क्लोजअप ड्राइंग देखिए चूड़ी बनाने का, ये ऐसे किया है मैंने और ये ऐसे कर दिया है, ये ऐसे कर दिया है और ये इसको ऐसे मोड़ दिया। चूड़ी बनाने के लिए कभी भी ये नहीं दिखाना है, देखिए इस तरीके से नहीं करना है, ये करेक्ट कन्वेंशन बनाना है। 1 mm पे एक लाइन ले दीजिए, इधर 1 mm पे लाइन ले दीजिए, इसके कॉर्नर पे ऐसे मेजर कर दीजिए, ये थ्रेड को शो करता है चूड़ियों को, ठीक है। अब आपने क्या किया कि मैंने इसमें इस तरीके से बनाते चले गए, देखिए फ्री हैंड बना रहा हूं, जैसा बोर्ड पे बना रहा हूं यही आप कागज पे बना सकते हैं। ये मिला दिया और ये क्या होती है सल्फर की लेयर, देखिए इसको इस तरीके से कर दिया, यह है सल्फर। सल्फर का यूज है फास्ट सेटिंग के लिए, सीमेंट को फास्ट सेटिंग कर देता है, जल्दी से जमा देता है मतलब, तो इसलिए ग्राउंड पे सल्फर डाला जाता है। ये आपका ग्राउंड पॉइंट है, ग्राउंड ये जितना भी है ये GL है, ग्राउंड लाइन, ठीक है। और इसकी तरफ चारों तरफ देखिए ये मैंने क्या किया कि ये ऐसे RCC का एक बेस बना के डाल देते हैं, इसमें ब्रिक डाल दीजिए, छोटे छोटे कंक्रीट हैं, ब्रिक नहीं, छोटे छोटे स्मॉल 0 या 1 नंबर के, तो ये इस तरीके से, तो इसको कहते हैं RCC, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। RCC का पूरा नाम है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC, ठीक है। ये देखिए इतना हिस्सा है आपका जमीन के अंदर रहता है, बाकी ये कर दिया, ये फास्ट सेटिंग के लिए सल्फर, तो ये फ्री हैंड बना दिया। जैसे मैंने देखा आपने कि मैंने बोर्ड लिया और उस पर बना दिया, मैंने कोई देखिए स्केल नहीं यूज किया, थोड़ा बहुत कुछ टेढ़ा बेढ़ा बना हुआ, लेकिन कहां पर क्या चीज बननी, यहां पर भी आप दिखा सकते हैं, थ्रेड को यहां तक है मान लिए डालने के लिए, तो ये दिखा दीजिए। तो ये हो गया आपका जो बोल्ट है फाउंडेशन रैग बोल्ट, दिस इज ए रैग बोल्ट, रैग फाउंडेशन बोल्ट। अब इसमें दूसरा है लीस बोल्ट। लीस बोल्ट में भी क्या करना है, देखिए सब चीज वही नकल करनी है, ये ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, ये ऐसे बनाइए, ये बनाइए, ऊपर निकाल दीजिए, इसको ऐसे करिए और ये थ्रेड का कन्वेंशन यहाँ पर पहले डाल दीजिए और एक ग्राउंड वाला पॉइंट ऐसे कर दीजिए और ये जो है यहाँ पर ऐसे करते हुए और ऐसे करते हुए यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको ये सीधा रहता है, आप इसके बाद ये हल्का सा टेपर रहता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मिला दीजिए और यहाँ पर देखिए एक की लगी होती है, इसको कहते हैं की। ये देखिए जो पोर्शन में इस पे चौक से वो कर रहा हूं ये सब की है, और बाकी क्या है इसके चारों तरफ ये RCC का ये कर दिया। ये भी कोर्स में है आपके, मैं इसलिए बना रहा हूं ये, ठीक है। RCC ये बेस्ड ग्राउंड लाइन ये वाला, ठीक है। ये देखिए परमानेंट टाइप का फाउंडेशन बोल्ट है, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो आपके CA में काम आएगा। ये परमानेंट टाइप का फाउंडेशन बोल्ट है, ये टेम्परेरी टाइप का फाउंडेशन बोल्ट है।
इसमें की को लूज करके बाहर निकाला जा सकता है, जिससे कि आप ये फाउंडेशन को बाहर कर सकते हैं। ये जो की है तो ये टेम्परेरी टाइप का फाउंडेशन बोल्ट है और ये परमानेंट है। क्लियर हो गया? तो ये फ्री हैंड मैंने बनाना सीखा। अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ नीट स्केच ऑफ रैग बोल्ट, जहां शब्द आए नीट स्केच का मतलब कि वहां आप स्केल का यूज करेंगे, डोंट फ्री हैंड। और जहां पर लिख दें हम क्लियरली कि फ्री हैंड बनाना है, तो आप फ्री हैंड ही आप उसको बनाएंगे आप। क्लियर हो गया? फ्री हैंड में स्केल जो यूज करेगा वो फाउल हो जाएगा। कोई सोचे कि मैं बहुत साफ सुथरा बना दूंगा, तो अगर आपका टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है थोड़ी सी देखने में और एक की स्केल की अच्छी आ रही है, तो जो फ्री हैंड में टेढ़ी लाइन वाले को ज्यादा नंबर मिलेंगे, उसके नंबर डिडक्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यस सर। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो कि आपने पढ़ा नहीं है, वो है आपका लिफ्टिंग आई बोल्ट। देखिए लिफ्टिंग आई बोल्ट क्या होता है, इसकी शेप आई की तरह होती है, गोल होल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर होता है। ठीक है? ये किस तरीके का होता है? इस तरीके का। देखिए ये तो ये आई बोल्ट कहते हैं। लिफ्टिंग का मतलब होता है किसी भी हैवी मशीन्स को लिफ्ट करने के लिए लगाया जाता है। अब जैसे ये आपका पावर ट्रांसफार्मर है, जो कि आप देखते होंगे कि पोल्स के ऊपर हैवी ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, या कोई यूपीएस है हैवी, तो बहुत ज्यादा अगर हैवी मशीन है तो ये 4 लगे रहेंगे चारों कॉर्नर पे। जैसे मान लिया एक मशीन हैवी है तो एक यहां लगा देंगे, एक यहां लगा देंगे, एक यहां लगा देंगे आई बोल्ट, ताकि उसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए लोडिंग या अनलोडिंग करनी है तो इसको यहां कर देंगे। अगर स्मॉल टाइप की मशीन है, हैवी है, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा दिया जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ये है। अब देखिए अब इधर ध्यान दें कि लिफ्टिंग आई बोल्ट मैं बना रहा हूं। डी सभी लड़कों को, विद्यार्थियों को लेना है। डी इज इक्वल टू 30 mm की ये जगह, चलिए 24 ले लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए इसका डिजाइन देखिए, ये इस तरीके का होता है। देखिए ये एक सर्किल बनाइए, फिर एक ये सर्किल हो गया, और यहां पर जो इसका बेस है, और ये इसके सीध से ही लगभग ये मानते हुए यहां पे एक कर्व होगा ऐसा, और ये यहां पर इस तरीके से, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होना चाहिए, 80 to 90। ये जो मैं चीज बना रहा हूं, इधर देखो क्लोज अप ड्राइंग, ये बना सकते हैं 80 to 90 डिग्री। ये जो चीज है, ये चीज 80 to 90 डिग्री। इसमें थ्रेड का कन्वेंशन डालिए। देखिए ये 1 mm पे यहां डाल दिया, और ये कर दिया, और ये मिला दिया। क्लियर हो गया? ये एलिवेशन है। अगर अब देखिए बॉडी के अंदर इतना पोर्शन जिसमें चूड़ियां बनी हुई हैं, ये मशीन के अंदर ग्राउंड लगा रहता है, और इतना पोर्शन बाहर की तरफ रहता है। अब इसमें जो डायमेंशन दिए हैं वो लिख लीजिए आप। यहां से लेके जो सेंटर लाइन है, यहां से लेके यहां तक का मैं जो लिख रहा हूं, लिखिए 2D। यहां से लेके यहां तक का लिखिए 1.25D, और यहां से लेके यहां तक का 3D। बड़े सर्किल का जो डाया है 3D,
स्मॉल का 1.25D। अब देखिए जो D दिया है, D क्या चीज है इसमें, D ये वाली चीज कहलाएगी, ये होती है एक्चुअल D इसकी, ये है आपकी D। अगर ये 24 है तो ये 24 रहेगी, ये 24 का 72 हो जाएगा बाहर का, सब में मल्टीप्लाई करते चलिए आपकी चीज बनती चली जाएगी। ये जो कर्व लगाए हैं ये आप सर्किल मास्टर से लगा सकते हैं, या फ्री हैंड आपका हाथ साफ हो तो ऐसे मोड़ के लगा सकते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो है 2D होगा, और यहां से लेके जो इसकी थिकनेस है वो 0.4D होगी। सारी डायमेंशन आ गई, ठीक है। ये सामने का एलिवेशन है। अब आप इसको साइड से देखें, देखिए साइड व्यू। साइड व्यू का मतलब है कि अगर आप इसको यहां से काट दें, देखिए यहां से काट दिया आपने, ये हिस्सा निकाल दिया, ठीक है, और इधर देख रहे हैं आप, ठीक है, इतना हिस्सा निकाल के इधर देख रहे हैं, तो देखिए ये रिंग टाइप का हिस्सा निकल गया। तो देखिए ये किसी भी चूड़ी को बीच से तोड़ दिया जाए तो एक कर्व है, इसको ऐसा सामने से देखोगे तो एक सीधी लाइन दिखाई देगी। तो क्या करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन आप ले लीजिए, देखिए इसका प्रोजेक्शन ये ले लिया आपने, तो सामने से ये इतना हिस्सा काट दिया गया, तो ये क्या है, गोल गोल सा दिखाई देगा, ठीक है। इसकी जो ये सर्कुलर है, गोल है, देखिए पेन है, पेन या पेंसिल को चारों दिशाओं से देखें, चारों डायरेक्शन से देखें, तो पेंसिल की वही विड्थ होगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये भी चीज सर्कुलर है सब, इसका ये बेस भी गोल है, तो ये सर्कुलर होने की वजह से इसकी सीध में जाइए और ये चीज इसकी हूबहू उसी डायमेंशन में बन जाएगी। अब देखिए इसका प्रोजेक्शन ये गिर जाएगा, देखिए यहां पर कहां तक आएंगे, यहां तक लीजिए, इसके कर्व तक, देखिए ये जो कर्व आ रहा है यहां तक, कर्व उसके यहां तक सीधे, देखिए ये सीधा यहां आ गया, ये सीधा यहां आ गया, और ये कर्व इससे ये मिला दीजिए और इससे ये मिला दिया। ठीक, अभी चूंकि इस पे नाइफ चला है, चाकू से काटा गया है, तब देखा गया है, तो इस पे सेक्शनिंग हो जाएगी। देखिए ये क्लियर हो गया, ये दूरी इससे निकल आई गोलाई, ये इससे प्रोजेक्शन लिखा, कर्व ये लग गया, ये इसी के बराबर रहेगा। ये जो है आपका 4D, ये क्या रहेगा 4D, ये 2D, सॉरी ये 2D रहेगा, ठीक है। फिर यही थ्रेड है, ये नीचे आ गई, ये ऐसे आ गई, ये आ गया। देखिए ये जितना बड़ा ये है उतनी लेंथ तक इसकी सीध एक सी रहेगी, अलग नहीं हटेगी। ये कम, तो ये आपका दिस इज ए लिफ्टिंग आई बोल्ट, ये है। इसमें जो बनाना है D = 24 mm रहेगा, ये नोट कर लीजिए। क्लियर? सर इसकी सेक्शनिंग होगी तो सर ये हाफ हो जाएगा, तो सर ये पूरा कैसे दिख रहा है? देखिए यहां से काटा आपने, देखिए ये हिस्सा काटा गया है, ठीक है, और यहां तक काटा है, तो ये जितना हिस्सा गोल है जिसपे नाइफ चलता है, चाकू चलता है, ये हिस्सा खोखला है, होलो है, तो यहां तक कोई भी सेक्शनिंग नहीं हो रही है। जी सर। तो इसलिए जितना हिस्सा गोल है इसको इस तरीके से दिखाया गया है। क्लियर हो गया? तो ये सर आपको बना, सर ये, हाँ बोलिए सर नीचे जिसमें थ्रेड निकली हुई है उसकी लेंथ कितनी है? योगेश आवाज क्लियर नहीं आती भाई। सर जिसमें थ्रेड निकली है नीचे उसकी लेंथ कितनी है? किसकी लेंथ? सर जिसमें थ्रेड है नीचे में, ये वाली? नहीं सर नीचे, ये हाँ ठीक बिल्कुल सही, ये यू आर राइट। ये लिख लीजिए 1.5D, यहां तक बिल्कुल सही पूछा क्वेश्चन, 1.5D, दिस इज ए 1.5D, ठीक। सर एक डाउट है सर, इसका थ्रेडेड पोर्शन नहीं कट रहा है सर? थ्रेडेड पोर्शन नहीं, थ्रेडेड नहीं कटा। देखिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कोई चीज जैसे काटी भी जा रही है, सुनो पहले सुन लो केवल। जैसे अगर नट बोल्ट भी काटा जाता है उस पर सेक्शनिंग नहीं होती है, रिवेट पे नहीं होती है, शाफ्ट पे नहीं होती है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी ड्राइंग में हैं जिन पे की सेक्शनिंग नहीं कर रही, ये पार्ट हैं,
क्लियर? ये आगे और भी समझाऊंगा। तो ये आपका एक ड्राइंग है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आज शाम को कैप्टन आपके पास मैं भेजूंगा, आपके पास इसकी ड्राइंग भी आएगी। क्लियर? जरा कैमरा इधर है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा और लास्ट फ्यू मिनट्स लूंगा आपके। लिखिए एक क्वेश्चन जो और है, लिखिए ड्रॉ फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ hexagonal bolt 24 mm dia and 96 mm long with a hexagonal bolt and washer। ये आप पहले भी कर चुके हैं। मेरा क्वेश्चन है इस बार, डायमेंशन है कि एक 24 mm का नट बोल्ट है जिसमें कि एक पीछे से हेक्सागोनल बोल्ट लगाया हुआ है, तो नट को लगाया है और वाशर भी है। तो आपको देखिए इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि देखिए मैंने यहां पर भी डी सबको लेना है, 24 दिया हुआ है। तो क्या करिए कि ये हिस्सा क्या होता है, देखिए इधर ये 2D, यहां तक की दूरी 2D ये बना लीजिए, दिस इज ए 2D। ठीक है? इसके बाद ये पोर्शन D/2, ये D/2। यहां पर आप एक ब्लॉक बनाइए, ये मैंने इसको एक ऐसे ब्लॉक से बना लिया। इसकी जो हाइट है, हेड की हाइट कम होती है, इसको लिख लीजिए 0.8D या 0.7D भी हो सकती है। इसका हेड को कम इसलिए रखा जाता है कि हेड को ज्यादा क्योंकि इसको रोकना होता है कहीं पे होल में, तो केवल कम थिकनेस से भी इसको रोका जा सकता है, चूंकि इससे मटेरियल सेव हो रहा है। अगर आप इतना सारा माइल्ड स्टील लगा देंगे तो वेस्टेज है, इसलिए इसकी जो थिकनेस है 0.7D to 0.8D रखी जाती है। ठीक है? हेड को कम इसलिए रखते हैं, फिर सुनिए, कि उसमें मटेरियल कम लगे, मोटे करने से कोई फायदा नहीं होगा, केवल कि हमको रोकना है उसको। ठीक है? अब आपने क्या किया कि यहां पर इस तरीके से 96 दिया हुआ है, 96 तक ये ले जाइए और ये यहां पर इसके सेंटर लाइन से यहां पर एक कंपास रखिए और डीप कर्व नहीं, हल्का सा कर्व बना दीजिए। ये गहराई वाला कर्व नहीं चाहिए, ऐसा वाला, ये गलत है, ऐसा चाहिए, ये वाला, ये सही है। ठीक है? ये यहां से लेके यहां तक ये 96 होगा। ठीक है? अब आपको वही मेथड करिए कि इसका जो चेम्फर आर्क होता है वो होता है 1.5D। ठीक है? यहां से कंपास रखिए, जिस लाइन पे मिल जाए 1.5D इंटू 24 कर दिए, जो भी जितना भी आएगा उसके एक आर्क ये लगा लीजिए। आर्क का मतलब चाप लगाइए और ये आपका ये बन गया, देखिए। ठीक है? यहां पर मैंने इसको ये इस तरीके से लगा दिया। आप क्या करिए कि ये दूरी से एक लाइन यहां कर लीजिए और इसको यहां मिला दीजिए और इसको बाइसेक्ट करिए। देखिए जहां पर ये मिल रहा है, यहां पर जहां पर भी ये मिल रहा है, इससे कंपास रख के इसको ये लगा दीजिए। ये दूरी यहां पर बार बार कंस्ट्रक्शन वर्क एक जगह देने के बाद यहां पर इस तरीके से कर लिए, तो ये जो आपका है ये बन जाएगा आपका इसका हेड। ठीक है? ये हेड बन गया।
ये 96 है। अब आपको क्या करना है कि इसमें एक वॉशर लगा दीजिए। वॉशर को अब आप पूछेंगे कहां लगा दें, इतने हिस्से में आप कहीं पर भी लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, चाहे यहां लगा दीजिए, चाहे यहां लगा दीजिए। तो मैंने एक वॉशर लगा दिया। वॉशर जो है इसकी लेंथ से अधिक होगा। देखिए ये दिस इज ए वॉशर, ये लाइन बिगड़ जाएगी। वॉशर की जो पूरी सर्कुलर डाया है वो होगा 2D + 3 mm। यहां पे क्लोजअप ड्राइंग देखें, ये दूरी है 2D + 3 mm। 2D तो ये हो गया नट, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, और ये जो थिकनेस है ये होगी 0.4D। वो अलग से नोट कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पीछे नट लगा देना है। नट में ये दूरी, नट की हाइट D लीजिए, इसमें D2 0.9D तक चल सकते हैं आप हाइट के लिए। अब ये मैंने क्या किया, ये ले लिया, थोड़ी हाइट को बढ़ा लिया, ये लगा दिया, और ये डिस्टेंस करके ये बना दिया, आप पहले कर चुके हैं। और ये इस तरीके से ये लगे। ये आपका देखिए, इसके कंपैरिजन में देखिए ये हेड कम है और बोल्ट का जो हेड है वो कम है, और नट का जो हेड है कम है। ये दूरी जो है भी वो D के बराबर होगी। क्लियर? अब बोल्ट में चूड़ियां भी होती हैं हम अंदाज से, आप आधी दूरी तक रख ली, 96 का आधा कर लिए 96 का, या उससे बड़ा हुआ करके। यहां पर ये थ्रेड का कन्वेंशन, बोल्ट ढक ले रखा चूड़ियों को, तो हमने क्या किया, यहां चले गए, ये दिखा दिया, फिर ये जो है यहां गए, फिर ऐसे किया, और ये इससे मिला दी, और ये मिला दी, ये चूड़ियां हो गई। दिस इज थ्रेड, THREAD, ये थ्रेड्स हैं आपके, ये बना दिया आपने। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसके बाद प्लान बनाना है। प्लान में क्या है कि ये इसको, जिसमें 3 हिस्से दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं अक्रॉस द कॉर्नर वाला 3 हिस्से। जब ऊपर से देखोगे तो इसमें 2 हिस्से दिखाई देंगे। किसके 2 हिस्से? तो अब इसका प्रोजेक्शन लोगे, सब चीज इसी की नकल होगी। तो देखिए ये जो है, ये जो हाइट है, कैमरे को जरा थोड़ा सा आप ठीक करिएगा, ऊंचाई पे नीचाई पे जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है 2, ये दिखाई देगा इस तरीके से। इसका जो है, और दिस डिस्टेंस इज 1.5D + 3 mm, ये लेनी है। ठीक है? लेंथ में कोई कमी नहीं आएगी, लेंथ वही चले जाओगे आप, इस तरीके से चले गए, ये लगा दोगे, वही वॉशर की सीध में वॉशर आ जाएगा, ये हट जाएगा, और बोल्ट है वो टूटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर भी हेड में ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ये दिखाई देगा। देखिए इसके 2 पार्ट, ये बिगड़ जाएगा, देखिए ये छुप जाएगा, तो ये हिस्सा इसका ये हो जाएगा, ये हो गया। देखिए ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखिए साइड व्यू बनाना। साइड व्यू में चाहे यहां से देखो, चाहे इधर से देखो, आप जहां से भी बनाओगे, मान लीजिए कि हम इधर से देख रहे हैं, तो इधर फर्स्ट एंगल में इधर से बनाएंगे, तो सबसे पहले वॉशर गोल है, तो वॉशर की गोलाई आ जाएगी। देखिए ये प्रोजेक्शन लोगे, ये आ गया। फिर हेक्सागोनल बोल्ट दिखाई देगा, ये जो है ये दिखाई देगा। ठीक है? और ये गोलाई भी दिखाई देगी, और इधर से चूड़ियां नहीं दिखाई देंगी, तो आप केवल इतना हिस्सा छोड़ सकते हो ऐसा करके। अगर इधर से दिखाई देगा तो उधर बनाओगे तो थ्रेड को दिखाना होगा। यहां से देख के इधर बनाओगे तो आपकी इच्छा है, इधर से देख के इधर बनाओ, इधर से देख के थोड़ा सा थ्रेड में चेंज आएगा आपका। तो ये आपका ये हो गया। तो अब नोट करिए कि नेक्स्ट जो DHA नंबर 2 है, लिखिए DHA नंबर 2,
ये बनाने दो ड्राइंग है, लिफ्टिंग आई बोल्ट और दूसरा है हेक्सागोनल बोल्ट एंड नट। 3 व्यूज जो अभी अभी कराए गए हैं। इसकी जमा करने की डेट है 15/7 और बिफोर। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो बोलिए सर। सर ये जो अभी जो आपने नट बताया, जो वॉशर के नीचे जो नट लगा है सर, उसका चैम्फरिंग कितना एंगल है? चैम्फरिंग वो मैंने इसलिए Radius शॉर्ट of- में क्या चैम्फरिंग होगी। रेडियस ऑफ चैम्फर। हाँ, क्योंकि आप कई बार कर चुके हैं, आपके इसमें भी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, आपके एंड सेमेस्टर CT2 में भी मिल चुका है। तो मैंने बड़ा शॉर्ट में, बाकी तो डिटेल दिया है। चैम्फरिंग आपको करनी होगी, वो कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए वाशर गोल चीज है, इधर भी वैसे जितने भी नट है, बोल्ट है एंड वाशर है, इसका मटेरियल है माइल्ड स्टील। लिख लीजिए MS, माइल्ड स्टील के होंगे। तो जो आपको क्वेश्चन करना है ये करना है और ये करना है। और शाम को आपको देखिए, शाम को या रात तक या कल सुबह तक आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा। ड्राइंग समझ के बनानी है आपको, मैं इसका आपकी हेल्प के लिए भेज दूंगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी। सर बोलिए सर, फर्स्ट DHA क्या था, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, फर्स्ट DHA क्या था? फर्स्ट DHA एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या चीज, क्या कह रहे हो? फर्स्ट DHA क्या था? पहला DHA। हाँ, 1.5D प्लस 3 mm। पहला DHA सर वो कह रहा है कि ये देखिए इधर, ये कौन सा था? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अरे वो इलेक्ट्रिक वाला था पॉइंट जो। हाँ। अब देखिए 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि ये कर्व जो लगाते हैं, देखिए इधर चैम्फर कर्व, पुरानी नई किताबों में ये है, ओल्डेस्ट किताबों में ये भी चल रहा है। देखिए ठीक है। अगर आप 1.2D भी दोगे तो गलत नहीं है, 1.5D दोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर? हेलो सर। हेलो। ठीक है, चलिए। और किसी को भी सुन लीजिए मेरी बात को, किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे से आप फोन पे बात कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। और सर आप इसको अपना करिएगा। नंबर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए। नंबर तो सर आपका क्या कह रहे हैं? सर आपका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए सर, क्या भेजना है? करने के लिए।